हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की बात करते हैं तो विशेषता आपको पता होगा कि आज हम जैसा कि पूर्व में चर्चा किए थे कि जितने हमारे टॉपिक हो चुके हैं, क्या जितने हमारे पुराने टॉपिक हो चुके हैं, उन सारे पुराने टॉपिक को हम यहाँ पे, चूंकि आपकी बार बार यही एक तरीके से संकल्पना रहती है कि आखिर क्वेश्चनवा पूछेगा कहाँ, तो उस क्वेश्चनवा को पूछने के लिए खास करके हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिएगा, क्रम की शुरुआत करते हैं एक एक बिंदुओं के साथ ही साथ, जहां पे हम प्रमुखता से बात करेंगे कि अगर जो क्वेश्चन, जितने टॉपिक हमने पढ़े हैं, अधिक से अधिक क्वेश्चन लेने की हमने संकल्पना की है। अगर जो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे छूटे होंगे तो जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि यही आखिरी वाला सेशन है, ठीक है। इसके बाद भी और भी कई सारे सेशन होंगे जिसमें मॉक टेस्ट करने की बात करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। लेकिन कुछ क्वेश्चन और भी होंगे जो बनने वाले होंगे, वो हो सकता हो कि 2-4 दिनों के बाद आपको पुनः देखने मिला, ठीक है। तो ऐसा ना सोचिएगा कि ना इतने टॉपिक हुए थे और यहाँ पे तो केवल क्वेश्चन इतने दिखे हैं, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल ना परेशान होंगे। चलेंगे, बिंदु की शुरुआत हम यहाँ पे कर रहे हैं विशेषतः क्लियर है। तो चलिएगा, बिंदु की शुरुआत करते ही एक चीजों के साथ, विशेषतः बाग देवी की कृपा आपके ऊपर सदैव बरकरार रहे, इसी बिंदु के साथ ही, ठीक ठीक है। तो चलिएगा, एक एक बिंदु की शुरुआत करते हैं और हम एक एक क्वेश्चन के माध्यम से प्रमुखता से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चनों का जो संदर्भ होगा वो आपको देखने मिलेगा कुछ इस तरीके से। आप भी जानते होंगे कि हमारे जो क्वेश्चन के प्रकार होते हैं, विशेष अगर जो इनकी बात करें तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इस पहले क्वेश्चन को संदर्भित करिएगा। मान लेते हैं कि हमारे प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाला अगर जो एक प्रश्न हो गया और उस प्रश्न की प्रवृत्ति की बात करते हैं, तो उस प्रश्न की प्रवृत्ति के अनुसार क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बात की जा रही है किसको आधारित करते हुए कि निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद, क्या कर रहा है, निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद ऐसा है जो अपनी सीमा क्या करता है, उत्तराखंड, उत्तराखंड के अलावा हरियाणा और साथ ही साथ अपनी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ साझा करता है। और इसका जवाब होगा सोनभद्र जिले के रूप में, मुजफ्फरपुर नगर के रूप में, साथ ही साथ मेरठ के रूप में या फिर आपके सहारनपुर के रूप में। अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसका क्रम which of the following districts of the state form the border which under उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। अगर जो इसकी बात करें तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो अपनी सीमा 3 राज्यों के साथ साझा करती है, और ये जो 3 राज्य हैं वो है उत्तराखंड, हरियाणा और फिर आपका हिमाचल। सोनभद्र वाले थोड़ा सा सब्र कर ले, क्यों, क्योंकि हमने बोला है जिलों को आधारित करते हुए, और जिले के आधार पर अगर देखा जाए तो हम जब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो आपको ये चीज जरूर पता है कि हमारे प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो केवल हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा करता है, और उसकी जब बात करते हैं तो वो हो जाता है हमारे प्रदेश का सहारनपुर। इस सहारनपुर की अगर बात करते हैं तो सहारनपुर का नाम विशेष ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि सहारनपुर हमारे प्रदेश का क्या हो जाता है, ये प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला हो जाता है, और सबसे उत्तरी होने के साथ ही साथ क्या करता है, ये अपनी सीमा को 3 राज्य, और 3 राज्य यथा अगर जो देखा जाए तो कौन कौन से, तो ये होते हैं हिमाचल प्रदेश, साथ ही साथ हरियाणा, और हरियाणा के अलावा उत्तराखंड, इनके साथ सीमा साझा करता है। और सबसे उत्तरी जिले के क्रम में अगर देखा जाए तो इसी सहारनपुर की जब बात करते हैं तो ये केवल किसके साथ, केवल अपनी सीमा कह सकते हो कि हिमाचल प्रदेश के साथ साझा करता है, किसके साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ विशेषतः अपनी सीमा को साझा करता है। क्लियर है, हिमाचल प्रदेश के साथ इसकी सीमा विशेषतः क्या होती है, साझा होती है, इस बिंदु को भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है, साथ ही साथ अगर देखा जाए इसकी अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा कि आपके प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला होता है, और यहीं पर अगर जो इसकी बात करते हैं, ठीक है, जो लोग यहाँ पे सहारनपुर की बात करें तो यहीं पर ध्यान रखिएगा कि हमारी प्रदेश की जो सीमा साझा होती है हिमाचल प्रदेश की, ये साझा होती है सबसे कम के रूप में, अर्थात उत्तर प्रदेश की जो सीमा साझा होती है वो सबसे कम जो साझा होती है, किसके साथ, सबसे कम सीमा साझा होती है, वो आपको देख मिलता है हिमाचल प्रदेश के रूप में, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे इन बिंदुओं को ध्यान रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश के साथ हमारे प्रदेश की सीमा सबसे कम साझा होती है, हिमाचल प्रदेश हमारे प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, हिमाचल प्रदेश 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है, सॉरी, सहारनपुर अपनी सीमा 3 राज्यों के साथ साझा करता है, यथा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और फिर आपका हरियाणा। और सहारनपुर की अगर बात करते हैं तो सहारनपुर केवल अपनी सीमा क्या करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ साझा करता है। ये बिंदु क्लियर रखिएगा।
नेक्स्ट अगर जो देखा जाए तो आपके सामने है कुछ इस तरीके से कि देश के संदर्भ में अगर बात करते हैं, आपके प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें तो आपके प्रदेश के अनुसार हम जब क्षेत्रफल की बात करते हैं, किसकी, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इस क्षेत्रफल के आधार पे क्या करा है, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करिए। अब विकल्प क्या है, तो दे रखा है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आपका उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा किया गया है। अगर जो इसकी बात करें तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, शर्मा जी नोट करें कि ना करें, ठीक है, अभी ना करें, बताएं क्यों, क्योंकि इस पीडीएफ को हम आपको दे देंगे, ठीक है, तो नोट करने की कोई दरकार नहीं है। आपका एक रिवीजन मोड चल रहा है तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि आप चीजों को कितना रिकॉल कर पा रहे हैं, और रिकॉल करने के साथ केवल जवाब पे फोकस रहिए, ठीक है, केवल अभी जवाब पे फोकस रहिए। जब आप चीजों को जवाब देने की प्रवृत्ति में देखेंगे ना तो नोट करने का कोई भ्रम ना होगा, क्योंकि हम इसका पीडीएफ आपको तुरंत दिलवा देंगे, ठीक है, तो इसके लिए परेशान ना हो। इसीलिए जैसे पीडीएफ लिखी जा रही है आप देख पा रहे होंगे, ये जो पीडीएफ ऐसी लिखी हुई है इसी तरीके से लिखी लिखाई पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो इसके लिए परेशान ना हो। नोट ना ही बनाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नोट बनाएंगे तो आपका ध्यान भंग होगा। अभी केवल फोकस रखिए अपने आप को किसके ऊपर, क्वेश्चन करने के ऊपर, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की बात करिए। क्लियर, चलिए यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इस बिंदु को खासा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है, क्या है, हमारा जो उत्तर प्रदेश है, अगर जो हम भारत देश के अनुरूप बात करें तो भारत देश के अनुरूप आप भी जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है क्या है। अगर जो हम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, वो आप भी जानते हैं कितना है, तो ये है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 2,28,928 वर्ग किलोमीटर। और अगर जो देश के क्रम में देखा जाए तो देश के क्रम में ये पूरा भूभाग धारित करता है 7.33%। ये आपकी क्या होती है, वैल्यू होती है। और इस आधार पर अगर देखा जाए तो हमारे देश में वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं, और उन 28 राज्यों को अगर जो क्रम से लगाया जाए क्षेत्रफल के अनुसार, तो क्षेत्रफल के अनुसार हमारे अलग अलग राज्यों के क्रम में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उसके लिए एक सूत्र याद रखिएगा। सूत्र कौन सा है, हम इसको बार बार कहते हैं सूत्र कम आपका ट्रिक होता है। अगर इसकी बात करते हैं तो आप भी जानते हैं एक नाम था भगवान राम, और भगवान राम को सामान्यतः लोग क्या बोलते थे, राम महान है। भाई राम को किसी ने गलत साबित किया, नहीं किया, राम को सब बोलते थे कि राम महान है। यहीं से हमारा सूत्र निकलता है। राम शब्द की अगर जो उच्चारण की बात करें तो पहला शब्द है आपका, तो उससे निकल जाता है राजस्थान। अर्थात राजस्थान की जब बात करते हैं तो राजस्थान क्या हो जाता है, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में सबसे बड़ा राज्य, जो कि क्या है, क्षेत्रफल के आधार पे है। मैं की अगर बात करते हैं तो मैं से आपका क्या हो जाता है, मध्य प्रदेश। अर्थात मध्य प्रदेश क्या हो जाता है, मध्य प्रदेश हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। महा, और महा की अगर बात करते हैं तो नाम से चता है, यह आपका हो जाता है महाराष्ट्र। अर्थात महाराष्ट्र की अगर जो संकल्पना की बात करते हैं तो महाराष्ट्र हमारे देश का क्या हो जाता है, तीसरा सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। और जाहिर सी बात है चौथे की जब बात करते हैं तो चौथा आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, राजस्थान से किसकी शुरुआत है, तो सी तो अपने आप कैंसिल हो गया क्योंकि मध्य प्रदेश है। बाकी अगर देखा जाए तो राजस्थान पहले नंबर पे, गुजरात का कोई संदर्भ नहीं है, ठीक है। दूसरे नंबर की अगर बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र की कोई दरकार नहीं है, तो इस कारण से आपका बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। खास करके जब हम बात करते हैं तो जो दरकार करें तो उत्तर प्रदेश का ध्यान रखिएगा। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है, जो कि देश के पूरे क्षेत्रफल के मामले में 7.33% क्या करता है, वैल्यू आपका रखता है। क्लियर है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पुनः आपके सामने कुछ इस तरीके से कह रहा है कि आप इसका जवाब करें, और इसका जवाब करने के साथ ही साथ आप चीजों को समझ पाएंगे। क्या कह रहा है, हमारे प्रदेश के क्रम में लखनऊ, और लखनऊ की जब बात करते हैं तो लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं होती।
ठीक है। लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं होती है। आपके सामने हम थोड़ा सा आपका हेल्प कर देते हैं, और आपने एग्जाम में देखा होगा कि एग्जाम में चीटिंग होती है, ठीक है, तो उस चीटिंग को करवाने के लिए हम आपके सामने उपलब्ध हैं, ठीक है। हम आपका चीटिंग करवा देते हैं यहाँ पे किसको आधारित करते हुए, जब हम बात करते हैं इस लखनऊ शहर को, ठीक है। तो लखनऊ शहर को जानने के लिए आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। किसकी बात की जा रही है कि हमारे प्रदेश की सीमा लखनऊ के साथ नहीं लगती है, ठीक है। लखनऊ के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है। चलिएगा मैप के सहारे देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं जो लखनऊ है वो यहाँ पे है, ठीक है। लखनऊ जब यहाँ पे है तो ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, पहला कौन सा है, उन्नाव है, उन्नाव ये रहा, क्लियर। इसका मतलब लखनऊ तो उन्नाव के किनारे है। हरदोई की बात करते हैं तो हरदोई ये रहा, पुनः हरदोई भी क्या हो गया, लखनऊ के किनारे हो गया। बाकी अगर देखा जाए तो आपका ये इधर से बाराबंकी, तो ये भी आपका इधर हो गया। लेकिन बलिया की जब बात करते हैं तो बलिया तो आपको पूर्व में सुनिश्चित होना चाहिए कि बलिया क्या हो जाता है, हमारे प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला हो जाता है। तो इस क्रम में अगर देखा जाए तो हमारे प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, इसका कोई संबंध आपके लखनऊ से नहीं होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा जब हम बात करते हैं दिशाओं के आधार पे, तो दिशाओं के आधार पे सबसे पूर्वी जिला, इसी कारण से हमने बताया भी था कि हमारे प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। सबसे पश्चिमी की जब बात करते हैं तो आपका शामली हो जाता है, और सबसे उत्तरी की जब बात करते हैं तो आपका सहारनपुर होता है, और सहारनपुर के अलावा अगर हम सबसे दक्षिणी की बात करते हैं तो आपका हो जाता है सोनभद्र, क्लियर है। तो इस बिंदु को खासा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिला जो आपका पूछा जाता है दिशा के आधार पे भी पूछा जाता है। तो दिशा के आधार पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे पूछ लिया कि लखनऊ की सीमा किससे नहीं स्पर्श करती, तो अगर जो आपको क्लियर होता है कि हमारे प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है वो आपका क्या है, बलिया है, तो इस बलिया के नाते आप इसमें कोई संशय नहीं कर पाते, ठीक है। तो बाकी कोई दिक्कत अगर जो आपको लग रही है तो आप जरूर बता देंगे, ठीक है। हालांकि हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप यहाँ पे नहीं बताते, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे लोगों के कमेंट चलते रहते हैं, तो आप एग्जामपुर के नंबर पे भी बता सकते हैं, इवन हमारे इंस्टाग्राम पे हमें भी फॉलो करके बता सकते हैं, ठीक है। तो कोई समस्या लगती है आप वहां पे बता सकते हैं, क्लियर है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं तो आपका अगला क्वेश्चन पुनः कुछ संदर्भों को लेकर के कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के क्रम में क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के क्रम में पश्चिम दिशा की जब बात करते हैं तो इस पश्चिम दिशा के आधार पे पश्चिम में कौन सी नदी है, क्या कह रहा है, कौन सी नदी ऐसी है जो काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है, ठीक है। कल हमने नदियों के बारे में कुछ जिक्र किया था, खास करके हमने जो हमारे कह सकते हो कि मैदानी भाग के नहीं बल्कि पहाड़ी भाग अर्थात हिमालयी क्षेत्र की नदियां थी उनके बारे में चर्चा किया था। अभी दो पहलू हमें चर्चा करना है, किसका, एक तो मैदानी भाग की नदियां और दूसरी आपकी पठारी भाग की नदियां। अब यहां पे अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्लियर। अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, खास करके जब बात करते हैं आपके प्रदेश के अंतर्गत क्या कि हमारे प्रदेश के अंतर्गत जब पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं तो इस पश्चिमी क्षेत्र से किस नदी की सीमा आपको देखने को मिलती है, चंबल, केन, गंगा या फिर आपकी यमुना, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन सी नदी ऐसी है जो अपनी सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है। सीमा निर्धारण की जब बात करते हैं तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, कोई उल्लू व्यक्ति होगा जो बीच को ना समझ पाएगा, क्यों, क्योंकि अगर जो हम यहाँ पे पुनः मैप लगाने की कोई दरकार नहीं है, लेकिन एक बिंदु हम अगर जो आपको समझाना चाहें तो आपको बिल्कुल बिंदु क्लियर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर हम किसकी बात करें, चंबल नदी, तो चंबल तो नीचे से जाती है, मध्य प्रदेश में निकलती है और नीचे से जाती है, और अगर जो हम देखें कहां पे, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग की, तो पश्चिम भाग तो ये रहा, तो चंबल का कोई मतलब नहीं बनता, क्लियर। केन नदी की जब बात करते हैं तो केन भी क्या हो जाती है, इधर से कहीं आपको देख मिलती है जो कि गंगा के सहायक है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि ये मध्य प्रदेश से निकलती है। गंगा की अगर बात करें कायदे से तो गंगा हमारे प्रदेश में यहाँ पे प्रवेश करती है, अर्थात बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, तो बिजनौर अर्थात कह सकते हो कि लगभग बीचों बीच है, तो इसका भी कोई दरकार नहीं है। हम अगर जो बात करें यमुना, तो हमने सुना है कि हमारे प्रदेश की सबसे उत्तरी जिला जो है वो आपका क्या है, सहारनपुर, और उसी सहारनपुर के फैजाबाद से प्रवेश करती है और फिर एक बृहद चाप बनाते हुए क्या करती है, आपके प्रयागराज में आ जाती है। तो जाहिर सी बात है हमारे प्रदेश की एकमात्र नदी यमुना का जो संदर्भ होता है वो आपको देख मिलती है किसके रूप में, ये आपके पश्चिमी जिले के साथ अपनी सीमा साझा करती है। अर्थात अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं यमुना का जो संदर्भ हो जाता है वो आपके राजस्थान, और राजस्थान के अलावा हमारा जो उत्तर प्रदेश होता है इनके बीच सीमा का कहीं ना कहीं बाउंडेशन करती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यमुना का जब बात करते हैं तो यमुना हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और आपके राजस्थान, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के बीच एक बॉर्डर के रूप में भी कार्य करती है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। पश्चिमी जिला निर्धारण की जब बात करते हैं तो आपका यमुना नदी का क्रम आपको देखने को मिलता है, क्लियर है।
चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के भांवर क्षेत्र, क्या करा है, उत्तर प्रदेश का जो आपका भांवर क्षेत्र है, इस भांवर क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, क्या करा है, भांवर क्षेत्र। ठीक है, भांवर क्षेत्र की जब बात करते हैं तो भांवर क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कंकरीली पथरीली प्रकार की, भूड़ प्रकार की, दलदली प्रकार की, या फिर आपके महीन जलोढ़ प्रकार की। जब हम मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी की संकल्पना आपने बड़े स्तर पे सुना है और काफी हद तक जानते भी हैं कि हमारे प्रदेश में जो मिट्टी का संदर्भ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। खास करके पहला भाग जिसको हम क्या बोलते हैं, अपने यहाँ पे इसे भांवर का क्षेत्र बोलते हैं और इसे तराई का क्षेत्र बोलते हैं। जबकि मध्य वाले की बात करें तो इसको हम मध्य मैदानी भाग बोलते हैं और मैदान के अलावा बात करते हैं तो इसको हम पठारी भाग बोलते हैं। क्लियर है। अब आप भी जानते हैं कि इसमें अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है भांवर क्षेत्र में, तो भांवर क्षेत्र में आप भी जानते हैं कि इसकी मिट्टी का जो स्वरूप होता है वो क्या होता है, वो बड़े कंकड़ पत्थर दिए होता है। जबकि तराई क्षेत्र की बात करते हैं तो तराई क्षेत्र का क्या कंडीशन होता है, यहाँ पे जो मिट्टी होती है वो आपकी छोटी छोटी टुकड़े लिए होती है, अर्थात कह सकते हैं जो आपके बारीक पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वो आपके तराई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी काफी अच्छी होती है। तो भांवर क्षेत्र की बात करते हैं तो भांवर क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो किस प्रकार की होती है, तो आपकी कंकरीली पथरीली प्रकार की होती है, अर्थात कह सकते हैं जिनमें स्टोन की मात्रा और साथ ही साथ रॉक की मात्रा प्रमुखता से देखने मिलती है। तो कंकरीली पथरीली क्या हो जाती है, ये आपकी मिट्टी का प्रकार प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके उत्तर प्रदेश में अगर जो हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में वर्षा का जो स्वरूप होता है, ये वर्षा का स्वरूप सबसे कम कहां पे होता है, अर्थात उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहां पे होती है, ललितपुर, झांसी, बांदा या फिर मथुरा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश रिसीव द लीस्ट रेनफॉल, अर्थात सबसे कम बारिश की बात करते हैं तो बारिश कहां पे देख मिलती है। हालांकि ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या कंडीशन होती है, जब किसी का यार हंसने लगता है तो उस टाइम पे भी क्या होती है, अचानक बारिश हो जाती है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि यार किस तरीके से हंस रहा है, क्या रावड़ी हंसी है या सामान्य हंसी है या दिल की हंसी है, तो वो अलग संदर्भ होता है। तो यार का हंसाने वाला संदर्भ अलग होता है, लेकिन यहाँ पे जो बात की जा रही है वो मौसम के आधार पर की जा रही है, और मौसम के आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जब हम बात करें कि हमारे प्रदेश में जो सबसे कम वर्षा होती है उस वर्षा का स्वरूप क्या हो जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आप भी जानते हैं वर्षा का जो स्वरूप होता है बड़े स्तर पे देखा जाए तो हमने कई बार चर्चा किया है कि अगर जो हम अपने यहाँ पे बात करें तो हमारे प्रदेश में जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है कौन सी, अगर हम सबसे ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा जो होता है वो आपके गोरखपुर में होता है। कहाँ पे, गोरखपुर की जब बात करते हैं तो गोरखपुर में 184.7 सेंटीमीटर, कितना, 184.7 सेंटीमीटर हो जाती है। जबकि हम अपने प्रदेश की अगर बात करते हैं तो हमारे प्रदेश में जो सबसे कम वर्षा होती है, क्या सबसे कम वर्षा होती है, वो आपके प्रदेश के मथुरा में देखने मिलता है। और मथुरा की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आपका 54.4 सेंटीमीटर, कितना, 54.4 सेंटीमीटर, अर्थात मथुरा में क्या हो जाती है, आपके प्रदेश में सबसे कम वर्षा का स्वरूप देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस मथुरा को विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि मथुरा में प्रदेश के अंतर्गत सबसे कम वर्षा होती है। क्लियर है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनः आपके सामने कि जिलों का क्या करिए, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जो भी आपका क्रम है उस अनुरूप इसे लगाइए। ठीक है, तो आपके सामने जिले दिए हुए हैं और इन जिलों की जब बात करते हैं तो इन्हें हमें क्या करना है, खास करके उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है। चलिएगा, आपके चीटिंग के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा मैप लगा देते हैं जिससे आप चीजों को कंफर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो विशेष ध्यान रखिएगा किसकी बात की जा रही है, आपके प्रदेश के मैप के अनुसार अगर जो हम जिलों की बात करें तो इन जिलों का क्या संदर्भ हो जाएगा। ठीक है, जिलों का क्या संदर्भ हो जाएगा अगर जो इसके अनुरूप बात किया जाए। ठीक है, जिलों का क्या संदर्भ हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अंकुर कह रहे हैं कि इनका यार हंसता तो सूखा पड़ जाता है। नहीं नहीं, तो ऐसा ना हंसाओ, ठीक है, नहीं तो पता चलेगा कैसे गाओगे, सुन 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 बरसात की धुन। चलो, यहाँ पे कोई बात करते हैं तो इसका सही जवाब क्या होगा कि जिलों के क्रम में उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या हो जाएगा। ठीक है, हमें उत्तर से दक्षिण की तरफ जाना है। ठीक है, और इस क्रम में अगर देखा जाए, चलिए एक एक जिलों को हम उठा करके देख लेते हैं। खास करके जैसे पहला जिला है आपका संत कबीर नगर। ठीक है, तो संत कबीर नगर की जब बात करते हैं तो कहाँ पे है, ये रहा, यहाँ ये देख सकते हैं आप, संत कबीर नगर बस्ती और आपके सिद्धार्थ नगर के पास में है। इसके बाद आपका अंबेडकर नगर, तो अंबेडकर नगर कहाँ पे है, ये रहा आपका अंबेडकर नगर।
क्लियर। अंबेडकर नगर के बाद आपका सिद्धार्थनगर, तो सिद्धार्थनगर ये रहा आपका प्रमुखता से। और सिद्धार्थनगर के अलावा जिसको हम संत रविदास नगर कहते हैं या जिसका नाम होता है भदोही, वो आपका इस तरीके से है। ठीक है, तो बात आपकी क्लियर हो गई कि हमें चाहिए पहले नंबर पे सिद्धार्थनगर, पहले नंबर पे सिद्धार्थनगर, दूसरे नंबर पे संत कबीरनगर, तीसरे नंबर पे अंबेडकर नगर और चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका भदोही, अर्थात जिसको हम संत रविदास नगर कहते हैं। तो इस तरीके से आपका बी वाला इसमें सही जवाब हो जाएगा, अर्थात सिद्धार्थनगर सबसे क्या है, उत्तर में है दिशा के आधार पे, क्योंकि सिद्धार्थनगर के बारे में आप भी जानते हैं ये अपनी सीमा किसके साथ, नेपाल के साथ साझा करता है। उसके बाद संत कबीर नगर, उसके बाद अंबेडकर नगर और फिर आपका संत रविदास नगर। ठीक है, तो इसका क्रम आपको देखने को मिलता है। अरे जूम कर देखा, बोर्डवा फाड़ के रख दें। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कराए। पुनः आपको बताना है इसके अनुसार कि निम्न में से अगर जो देखा जाए तो भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार क्या कराए, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा जिला बड़ा है और कौन सा जिला छोटा है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार आपको क्या करना है, कहीं न कहीं उसका सही क्रम लगाना है। ठीक है, सही क्रम उसका चयन करना है। अगर जो देखा जाए तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है खास करके कि बनारस, बागपत, भदोही, गौतम बुद्ध नगर, भदोही, बनारस, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और साथ ही साथ आपका गौतम बुद्ध नगर, बनारस, भदोही, बागपत और साथ ही साथ बनारस, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और फिर आपका भदोही। ठीक है, तो इसका सही संदर्भ क्या हो जाएगा। जब हम बात कर रहे हैं अपने प्रदेश को आधारित करते हुए, तो हमारे प्रदेश में इसका सही क्रम क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका सही क्रम क्या हो जाएगा जब हम बात करें किसको आधारित करते हुए, खास करके अपने प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, अपने प्रदेश में जिलों की जब बात करते हैं तो जिलों में इसका सही क्रम क्या हो जाएगा। और जिलों की अगर बात करते हैं तो इस मैप के सहारे पुनः देखने की कोशिश करते हैं। जैसे बनारस की अगर बात किया जाए तो बनारस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्लियर, बनारस के बाद आपका क्या है, बागपत है। और बागपत कहाँ पे है, तो बागपत आप यहाँ पे जानते हैं कहाँ पे, अरे भाई मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा, बागपत 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 हमें ना मिल रहा है, बताओ तो तुम कहाँ ढूंढोगे। ये रहा बागपत, शामली और बागपत। क्लियर, दूसरे नंबर पे आपका भदोही, तो भदोही यहाँ पे। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आपका गौतम बुद्ध नगर। क्लियर, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगर जो कायदे से हम बात करें तो शायद कल ही हमने चर्चा किया था, कल नहीं पहली क्लास में चर्चा किया था आपके प्रदेश के बड़े और छोटे जिले के बारे में। ठीक है, बड़े और छोटे जिले के बारे में हमने चर्चा किया था। अगर जो वो पहलू आपको याद होगा तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का जवाब आप सही कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने वहां पे चर्चा किया था कि हमारे प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो आपका है लखीमपुर खीरी। क्या है, लखीमपुर खीरी की जब बात करते हैं तो लखीमपुर खीरी क्या हो जाता है, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला होता है। लेकिन हमने जब बात किया था सबसे छोटे जिले की, तो सबसे छोटा कौन सा था, तो वो था आपका हापुड़। लेकिन हापुड़ के साथ ही साथ हमने 2-3 जिलों का और कम दिखाया था, जिसमें हापुड़ पहले नंबर पे था, दूसरे नंबर पे था आपका गौतम बुद्ध नगर। क्या नाम था, गौतम बुद्ध नगर की जब बात करते हैं तो आपका दूसरे नंबर पे था, और तीसरे नंबर की जब बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे आपका भदोही था। अब आप देख लीजिए कहीं पे गौतम बुद्ध नगर दिख रहा है किसके आधार पे, सबसे छोटे जिले के रूप में। तो आप देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध नगर केवल 2 जिलों में आपको दिख रहा है। कहां कहां पे, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका कोई क्रम नहीं बनता है। क्लियर है, अर्थात अब हमें उसके अनुसार लगाना है। बाकी अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर से भी जो छोटा जिला है वो कौन सा है, तो वो आपका कह सकते हो कि भदोही, और भदोही के बाद आपका गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो इस अनुसार अगर जो देखा जाए तो हमारे प्रदेश का जो जिलों का क्रम में देख मिलता है तो बनारस सबसे छोटा जिला हो जाएगा। क्लियर, अगर जो इसकी बात, अरे ये कहां से, यहां पे अगर बात करते हैं तो इस क्रम में आप समझिएगा, पुनः एक बार हम भी कंफ्यूज हो गए। क्या, हापुड़ आपके प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, ये बात तो क्लियर है। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर है और इसके बाद भदोही है। ठीक है, हापुड़ चूंकि ऑप्शन में नहीं दिया है, हमें यहाँ पे डिसाइड करना है किसके आधार पे, गौतम बुद्ध नगर और भदोही के आधार पे। तो आप देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध नगर छोटा जिला है, गौतम बुद्ध नगर छोटा जिला है और उसके बाद आपका भदोही का क्रम है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर सबसे छोटा जिला है, आप देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध नगर छोटा जिला है, उसके बाद आपका भदोही है, भदोही के बाद आपका बागपत आता है और बागपत के बाद आपका बनारस आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बनारस इन जिलों में बड़ा है, उसके बाद आपका बागपत है उससे छोटा फिर आपका भदोही है, और भदोही के बाद आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका कहीं न कहीं गौतम बुद्ध नगर हो जाता है। कंफ्यूज हो गए होंगे, बिल्कुल हम यहाँ पे पुनः इसकी चर्चा करेंगे किसके आधार पे, खास करके जब हम जिलों की बात करते हैं तो जिलों का आधार जो होता है वो आपके 3 दिख मिलते हैं। किसके आधार पे, लखीमपुर हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा जिला होता है,
सबसे छोटे की जब बात करते हैं तो आपका हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और भदोही, इन 2 जिलों के आधार पे हमें अपना डिसीजन लेना है, क्योंकि हापुड़ ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो हापुड़ को अगर जो हम अलग रख दें तो हमें गौतम बुद्ध नगर और भदोही के आधार पे देखना है। तो आप भी जानते हैं कि भदोही क्या है, बड़ा है, किससे, गौतम बुद्ध नगर से। इसका मतलब गौतम बुद्ध नगर क्या हो जाता है, गौतम बुद्ध नगर सबसे छोटा जिला हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध नगर सबसे छोटा जिला हो गया। उसके बाद आपका भदोही, भदोही के बाद आपका बागपत और बागपत के बाद आपका बनारस। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्रम देखने को मिलता है। क्लियर है, ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश के अंतर्गत किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा आपको देखने मिलती है। क्या कह रहा है, प्रदेश के अंतर्गत सबसे ज्यादा वर्षा आपके किस जिले में देखने मिलती है। अगर इसकी बात करते हैं तो बांदा, बनारस, मुरादाबाद या फिर आपके गोरखपुर में। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अच्छा, गाजियाबाद बताया था, माफ करिएगा, तो फिर हम इसको यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, नहीं पता चलेगा आपका डब्बा गुल हो जाए हमारे साथ ही। ठीक है, अगर जो दूसरे नंबर पे गाजियाबाद बताया था तो बिल्कुल ऑप्शन पलट जाएगा। जाहिर सी बात है, क्यों, क्योंकि गाजियाबाद और फिर हमें भदोही के आधार पे डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये गौतम बुद्ध नगर ना होकर के जब गाजियाबाद होगा तो जाहिर सी बात है कि गौतम बुद्ध नगर तो ऑप्शन से निकल गया। तो इसका मतलब भदोही हमारे प्रदेश का क्या हो गया, वर्तमान में सबसे छोटा जिला हो गया। तो इस कारण से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका डी वाला हो जाएगा। इसके लिए माफ करिएगा। ठीक है, डी वाला आपका इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार अगर जो चलेंगे तो भदोही सबसे छोटा जिला हो गया, भदोही के बाद आपका बागपत, बागपत के बाद आपका गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, फिर आपका बनारस। ठीक है, तो इसका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, डी की जब बात करते हैं तो इसका डी वाला हो जाएगा। क्लियर है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रदेश के किस एक जिले में सबसे ज्यादा वर्षा का स्वरूप होता है, बनारस, गोरखपुर, बांदा या फिर आपका मुरादाबाद। ठीक है, आपके प्रदेश की जब बात करते हैं तो हमारे प्रदेश में जो सबसे ज्यादा बरसात का क्रम होता है वो बरसात का क्रम कहाँ पे देखने मिलता है, बनारस, गोरखपुर, बांदा या फिर आपके मुरादाबाद में। क्लियर, और इतने लोग क्लास में बने हुए हैं लेकिन कोई जवाब ना दे रहा है, एकदम सुस्ती से बैठे हुए मोबाइल लेके टिकटॉक देख रहे हैं। अरे मोबाइल में क्लास चल रही है, थोड़ा सा सीरियस रहा करो, जो आपके सामने ऑप्शन हो उसका जवाब करो, और कोई अगर जो नहीं आता है तो उसके रिलेवेंट में कुछ कमेंट कर दिया करो कि ये बिंदु नहीं समझ में आ रहा है या फिर इसको समझने की दरकार है, तो उसको हम चेक करने की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पे बताइएगा कि प्रदेश के किस एक जिले में सबसे ज्यादा वर्षा का क्रम आपको देख मिलता है। तो जाहिर सी बात है, हमारे प्रदेश की जब बात करते हैं तो हमारे प्रदेश में हमने सही कई बार बताया कि प्रदेश में जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा होती है, तो आप भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा वर्षा आपके देख मिलती है वो हो जाती है आपके गोरखपुर में। कहाँ पे, गोरखपुर की जब बात करते हैं तो गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा कितना, 184.7 सेंटीमीटर। जबकि अगर हम अपने प्रदेश की बात करते हैं तो हमारे प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पे, तो सबसे कम वर्षा होती है आपके मथुरा में। अभी हमने चर्चा किया था कितना, 54.4 सेंटीमीटर, कितना, 54.4 सेंटीमीटर। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, हमारे प्रदेश का जो गोरखपुर होता है, इस गोरखपुर में क्या हो जाती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। नाथ नगरी, खास करके गोरक्षनाथ की नगरी के रूप में काफी मशहूर होता है जब हम बात करते हैं किसका नाम, अपने यहाँ पे गोरखपुर का। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है और पुनः आपको क्षेत्रफल और जिलों के आधार पे आपको चीजें बतानी है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पे अगर जो बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पे कौन से जिले किस आधार पे आपको मिलेंगे, खास करके जो आपके जिले का संदर्भ है और जिले के क्रम में अगर देखा जाए तो जो आपके उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, उन 75 जिलों के क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखें तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, खास करके जब हम बात करते हैं अपने प्रदेश की, तो आप भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले नंबर की बात करते हैं तो आपका क्या है, सबसे पहले नंबर पे आपका बाराबंकी है। ठीक है, दूसरे नंबर की जब बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे आपका गौतम बुद्ध नगर है। तीसरे नंबर की जब बात करते हैं तो आपका मिर्जापुर हो जाता है, और मिर्जापुर के अलावा बात करते हैं तो चौथे नंबर पे आपका सोनभद्र आपको प्रमुखता से देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि क्षेत्रफल के आधार पे क्या हो जाता है, क्षेत्रफल के आधार पे जब देखा जाए तो क्षेत्रफल के आधार पे बढ़ते क्रम में इन द सेंस कह सकते हो कि पहले छोटा जिला होगा और छोटे के बाद आपका बड़ा जिला होगा। नो डाउट हम जानते हैं कि हमारे प्रदेश का जब हम जिलों की बात करते हैं तो लखीमपुर खीरी क्या हो जाता है, लखीमपुर खीरी आपके प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, लखीमपुर खीरी की जब बात करते हैं तो यह आपके प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। अब यहाँ
ऑप्शन में तो कहीं लखीमपुर खीरी दिया नहीं है, तो इस कारण से हम दूसरे जिले की बात करेंगे। दूसरा जिला सबसे बड़ा कौन सा है, तो लखीमपुर के तुरंत बाद हमने देखा था दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा जिला था वो था आपका सोनभद्र। मिल गया ऑप्शन, सोनभद्र हमारे ऑप्शन में है। अब देख लीजिए सोनभद्र किस ऑप्शन में है, केवल एक ऑप्शन में है जो कि प्रदेश के सबसे बड़े ऑप्शन के रूप में है, तो बाकी हमें देखने की दरकार ही नहीं थी। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी आपका सोनभद्र है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोनभद्र पहले नंबर पे आपका मिल गया, खास करके अब इसके आधार पे अगर देखा जाए, ठीक है, इसके आधार पे अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के आधार पे आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे होगा आपका सोनभद्र, दूसरे नंबर पे होगा आपका कौन सा, मिर्जापुर, ठीक है, दूसरे नंबर पे मिर्जापुर, तीसरे की जब बात करते हैं तो तीसरे पे आपका बाराबंकी, और चौथे पे जो होगा वो आपके प्रदेश का छोटा जिला खास करके गौतम बुद्ध नगर। तो इस तरीके से इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, खास करके गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद उससे बड़ा बाराबंकी, उससे बड़ा आपका मिर्जापुर, और मिर्जापुर के बाद आपका उससे बड़ा जो होगा वो आपका हो जाएगा सोनभद्र के रूप में। क्लियर है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के क्रम में जब हम सोनभद्र की बात करते हैं तो ये सोनभद्र के पास में कितने जिले अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। सोनभद्र जिले की जब बात करते हैं तो ये अपनी सीमा स्पर्श करती है किसके साथ, 3 राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ, 2 राज्यों के साथ, या फिर आपके 4 राज्यों के साथ। राज्यों के क्रम में अगर देखा जाए तो हमारे सोनभद्र की सीमा कितनी राज्यों के साथ प्रमुखता से क्या करती है, साझा करती है। और राज्यों के क्रम में आप भी जानते हैं कि हमारे प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है जो कि सबसे दक्षिणी जिले के रूप में आपको देखने मिलता है, और दक्षिणी जिले के क्रम में अगर बात करें तो ये हमारे प्रदेश के कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो विशेष ध्यान रखिएगा, सोनभद्र जो कि हमारे प्रदेश का यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे दक्षिणी जिला है, और इसकी अगर बात करते हैं तो इसकी सीमा जो साझा होती है वो प्रमुखता से आपके मध्य प्रदेश के साथ साझा होती है। मध्य प्रदेश के अलावा अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ के साथ साझा होती है, और थोड़ी सी सीमा क्या होती है आपके झारखंड के साथ लगती है, और बाकी अगर देखा जाए तो पुनः ही क्या हो जाती है, अपनी सीमा बिहार के साथ साझा करती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारे प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और इन 4 राज्यों की क्रम से बात करें तो आपका बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से आपके 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला हमारे प्रदेश का क्या हो जाता है, ये आपका एकमात्र जिला हो जाता है, खास करके जिसका नाम है सोनभद्र। क्रम से अगर देखा जाए तो अपनी सीमा बिहार के साथ, बिहार के अलावा झारखंड, और झारखंड के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ किसके साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, और छत्तीसगढ़ के अलावा अगर बात करें तो यहीं पे ध्यान रखिएगा इसकी सीमा जो साझा होती है वो आपको मिलता है किसके साथ, तो ये हो जाता है मध्य प्रदेश के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से 4 अलग अलग राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो कि सोनभद्र हो जाता है। और इसी को ध्यान रखिएगा, इस सोनभद्र की अगर बात करते हैं तो ये हमारे प्रदेश का एक ऐसा भी जिला है जो केवल क्या करता है, अपनी सीमा झारखंड के साथ, किसके साथ, झारखंड के साथ, और यहीं पर अगर बात करें तो केवल अपनी सीमा छत्तीसगढ़ के साथ साझा करता है। क्यों, क्योंकि ये 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा और किसी जिले से नहीं लगती है, केवल इनकी सीमा आपके झारखंड, और अगर जो छत्तीसगढ़ की बात करें तो इन 2 राज्यों की सीमा केवल आपके सोनभद्र जिले से लगती है, बाकी किसी जिले से इनकी सीमा नहीं लगती है। क्लियर है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र, क्या करा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आपको आद्यकल्प की जो प्राचीनतम शैल है उससे बनी हुई देखने को मिलती है, ठीक है। आद्यकल्प की जब बात करते हैं तो प्राचीनतम शैलों से बनी हुई आपका जो क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है, बुंदेलखंड होता है, या फिर आपका रुहेलखंड होता है, विंध्याचल होता है, या फिर आपकी शिवालिक श्रेणी होती है, ठीक है। आद्यकाल की जब बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे इसका क्रम क्या हो जाएगा, खास करके आद्यकल्प अगर जो नहीं समझ पाए तो इसका अंग्रेजी ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं इसे, ओल्डेस्ट बोलते हैं, अर्थात सबसे पुरातन शैली की जब बात करते हैं शैलों का तो उनका क्रम क्या हो जाएगा कि हमारा प्रदेश जो बना हुआ है वो किस प्रकार के शैलों से मिलकर के बना हुआ है। हमने कई बार चर्चा भी किया है कि हमारा प्रदेश जो है वो आपके प्राचीनतम, किससे, प्राचीनतम गोंडवाना लैंड प्रकार की जमीन है। क्या है, गोंडवाना प्रकार की लैंड है। अब जाहिर सी बात है अगर जो गोंडवाना प्रकार की क्या है, प्राचीनतम लैंड है, तो ये जमीन का अंश कहाँ पे पाया जाएगा, ये जमीन जो पाया जाएगा वो आपके प्रदेश के पठारी भागों में पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि हिमालय की जब बात करते हैं तो हिमालय तो नवीन श्रृंखला है, आप भी जानते हैं हिमालय का उत्पत्ति जो हुई है वो नवीन मोड़दार पत्थर के रूप में हुई है। बाकी अगर देखा जाए तो हमारा जो गंगा का मैदान है वहां पे नई नई मिट्टी हर साल आती रहती है, तो हमारा जो बचा तीसरा पार्ट
पठारीय क्षेत्र। और पठारीय क्षेत्र की जब बात करते हैं तो कह सकते हो कि जो आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र होता है, इस बुंदेलखंड क्षेत्र की जब बात करते हैं तो यही बड़े स्तर पे आपको मिलता है किसके रूप में, ये आद्य कल्प की जो आपकी प्राचीनतम चट्टानें होती हैं उसके स्वरूप में आपको देख मिलती हैं, क्योंकि हमारा प्रदेश जो निर्मित है वो प्राचीनतम गोंडवाना प्रकार की लैंड से निर्मित है। क्लियर है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश की सीमा किसके साथ नहीं लगती है। और इसकी जब बात करते हैं तो आपको इसमें बताने की कोई दरकार नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे प्रदेश की जो सीमा लगती है वो प्रमुखता से कुल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, इसके साथ प्रमुखता से आपको मिलता है। और एक सीमा जो लगती है वो आपके नेपाल के साथ लगती है। ठीक है, तो नेपाल के साथ एक सीमा लगती है। बाकी अगर देखा जाए तो 8 राज्य कौन से हैं, तो विशेष आप भी जानते हैं उत्तराखंड, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, साथ ही साथ हरियाणा, साथ ही साथ आपका छोटा सा दिल्ली, दिल्ली केंद्र शासित है। बाकी अगर देखा जाए तो आपका राजस्थान, राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, और झारखंड के बाद आपका बिहार। तो कुल 8 राज्यों के साथ हमारे प्रदेश की क्या होती है, सीमा लगती है। बाकी एक राज्य की जब बात करते हैं जो कि आपके केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मिलता है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के रूप में, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल के साथ हमारे प्रदेश के कुल 7 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं, क्रम से 579 किलोमीटर। कितना, 579 किलोमीटर 7 जिलों के रूप में अपनी सीमा साझा करते हैं। और अगर जो हम अपने यहाँ पे बात करें तो हिमाचल प्रदेश हमारे प्रदेश की क्या करती है, सबसे कम सीमा साझा करती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के साथ हमारे प्रदेश की सबसे कम सीमा साझा होती है, जबकि मध्य प्रदेश के साथ अगर बात करें तो हमारे प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा साझा होती है। किसके साथ, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ हमारी सीमा सबसे साझा होती है, वो कुल होती है 11 जिले के साथ। अब अगर जो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप भी देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा किससे नहीं लगती है, तो ऑप्शन के अनुसार देखिए जो 8 राज्यों की चर्चा किए हैं उसमें राजस्थान भी है, हरियाणा भी है और पंजाब भी है। पंजाब कहाँ है भाई, पंजाब का तो हमारा कोई मतलब नहीं होता है, तो पंजाब ही इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पंजाब के साथ हमारे प्रदेश की सीमा बिल्कुल नहीं लगती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है, चलिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें आपके लिए पुनः अगला संदर्भ है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का जो क्षेत्र है वो कौन सा होता है। ठीक है, प्रदेश में जो सबसे ज्यादा वर्षा का क्रम होता है वो एक आपके किस एक क्षेत्र में होता है, तराई क्षेत्र में, पूर्व गंगा मैदान में, मध्य गंगा मैदान में, या फिर आपके पश्चिम गंगा मैदान में। ठीक है, तो किस एक क्षेत्र में आपको बड़े स्तर पर क्या होता है, बरसात का स्वरूप देखने को मिलता है। बरसात की जब बात करते हैं तो सबसे ज्यादा बरसात का स्वरूप आपके प्रदेश में कहां पे देख मिलता है, अगर इसकी बात करें तो इसका क्रम तराई, पूर्वी गंगा, मध्य गंगा या फिर पश्चिमी गंगा। और यहाँ पे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि आप भी जानते हैं जब हमारा प्रदेश बारिश का क्रम ले रहा था तो यहाँ पे जब बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून था जो सबसे पहली बार बड़े स्तर पे बारिश कराया था वो आपके यहाँ पर कराया था। खास करके तभी आपने देखा था कि गोरखपुर वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश का स्वरूप भी होता है। तो ये क्षेत्र कौन सा है, जाहिर सी बात है ये क्षेत्र हमारा हो जाता है तराई वाला क्षेत्र। ठीक है, तो इस तराई की जब बात करते हैं तो इस तराई में बड़े स्तर पे क्या होता है, हमारे प्रदेश की सबसे ज्यादा वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या कर रहा है, प्रदेश के अंतर्गत बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला ऐसा है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। ठीक है, प्रदेश के क्रम में अगर बात करें तो प्रदेश के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र है, सीतापुर है, हरदोई है, या फिर आपका लखीमपुर खीरी है। ठीक है, तो प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो क्या करता है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल लिए हुए है वर्तमान में अगर जो इसकी बात की जाए। अच्छा, एक चीज मजा आ रहा है आज, वैसे सही बता रहे हैं, मतलब नॉर्मल क्लास होती थी तो उसमें पूरी तरीके से बकैती करते थे, हाँ, लेकिन आज तो केवल बस वही दिख रहा है, ए बी 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 सी 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 डी डी डी, मतलब अगर जो ई ऑप्शन होता तो ई भी दिखते, लेकिन 4 ही ऑप्शन है संयोग से। मतलब मजा आ रहा है पूरी तरीके से, लग रहा है कि आप पूरी तरीके से क्लास को किए हैं और उन सारी अवधारणाओं को समझे। जाहिर सी बात है ये चीजें कब होती हैं, जब हमें पता नहीं होता है, सीधी सी बात। अगर जो हमें जवाब नहीं पता होता है तो हम क्या करते हैं, टाइम पास करते हैं। सीधी सी बात वही होती है कि हमें क्या करना है, कहीं न कहीं बिंदु को ना करके बल्कि उसके इतर अलग कार्यों पे हमें पूरा ध्यान देना होता है। लेकिन आप भी जानते हैं कि जब आपने पूरी अवधारणाओं को एक एक करके क्रम से समझा है और इसी कारण से आपको भी मजा आ रहा होगा, नो डाउट हो सकता हो कि आप थोड़ा सा इस चीज को महसूस करते होंगे कि कहीं ना कहीं आधे घंटे से ऊपर का समय हो गया लेकिन क्वेश्चनों की संख्या कम है, लेकिन फिर भी जब आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे इसके प्रारूप के रूप में कि नो डाउट भले ही 10-15 क्वेश्चन है लेकिन इनका जो एक फ्लो है
वो काफी मजेदार है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल को आधारित करते हुए। तो बिल्कुल आप जानते हैं हमारे प्रदेश का, हमने कई बार चर्चा किया कि जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, वो आपका लखीमपुर खीरी है। ठीक है, लखीमपुर खीरी की जब बात करते हैं तो ये आपके सबसे बड़े जिले के रूप में होता है, और सबसे छोटे की जब बात करते हैं तो सबसे छोटा आपका हापुड़ हो जाता है। तो ऑप्शन में सोचने की जरूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे पास तो क्या था, लखीमपुर खीरी ऑप्शन में ऑलरेडी दे रखा था। तो इसका मतलब सबसे बड़ा जिला आपका लखीमपुर खीरी के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर जो हम उत्तर प्रदेश के राज्यों की बात करें, ठीक है, अलग अलग देश के राज्यों में अगर जो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो भारत में राज्यों के क्रम में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। तो यहाँ पे पुनः अब बताइए, क्या इसे पुनः बताना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी सूत्र एक बता दिया था, कौन सा, वही राम महान है। और राम महान है इसका मतलब हमसे बड़े राज्यों की संकल्पना हमने पूर्व देख लिया था कि पहले स्थान पे आपका राजस्थान है, दूसरे नंबर पे आपका मध्य प्रदेश है, और तीसरे नंबर पे आपका क्या है, महाराष्ट्र है। तो जाहिर सी बात है कि तीन राज्य क्या है, हमसे बड़े हैं। कौन से, तीन राज्य हमसे बड़े हैं। इसका मतलब अगर जो हमें देखा जाए तो हम क्या आते हैं, पूरे भारत देश में चौथे नंबर पे आते हैं। और क्रम से अगर देखा जाए तो हमारा क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के अनुसार इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी है, तो ये देश के 7.33% के अनुसार देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या करा है, निम्न में से किस एक जिले की सीमा अंतराधीन स्पर्श नहीं करती। अगर जो यहाँ पे बात करें तो कह रहा है श्रावस्ती, बस्ती, बलरामपुर या फिर आपका पीलीभीत। ठीक है, यहाँ पे हम इसको मैप के सहारे देखने की बात करेंगे, क्योंकि उससे आपका क्या होगा, पॉइंट पुनः क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर जो इसकी बात करें तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार देखते हैं कि आखिर किन जिलों की बात की जा रही है और क्या उनका एग्जैक्ट लोकेशन है। जैसे पहला जिला आपका है बलरामपुर, तो बलरामपुर देखने की बात करते हैं, पहले तो खोजे कहाँ पे है, तो ये रहा आपका बलरामपुर। दूसरा जिला है श्रावस्ती, दूसरा जिला पुनः आपका ये रहा श्रावस्ती। तीसरे जिले की जब बात करते हैं तो तीसरा आपका पीलीभीत, और चौथे की जब बात करते हैं तो चौथा आपका बस्ती। अब देखिएगा यहाँ पे राज्यों की बात की गई थी, किसका, अंतराधीन। और अंतराधीन की जब बात करते हैं इन द सेंस कह सकते हो कि हमारे प्रदेश की सीमा ऐसी जो क्या करती है, केवल अपने अपने जिलों के साथ, अपने केवल राज्य के साथ साझा होती है, इसका किसी देश या किसी राज्य के साथ संपर्क नहीं होता है। लेकिन अगर जो आप कायदे से जानते होंगे तो ये वाली जो सीमा कहीं ना कहीं दिखाई जा रही है, ये हमारी साझा होती है नेपाल देश के साथ। और नेपाल के साथ आप देख सकते हैं कि पीलीभीत लग रहा है, श्रावस्ती भी लग रहा है, बलरामपुर भी लग रहा है। लेकिन बस्ती की जब बात करते हैं तो बस्ती पूरी तरीके से क्या है, उत्तर प्रदेश में ही समाहित है, अर्थात इसकी सीमा ना तो किसी अन्य राज्य के साथ लग रही है, ना तो ये किसी अन्य देश के साथ लग रही है। तो इसी कारण से क्या हो जाएगा, ये आपको देख मिलेगा बस्ती क्या हो जाता है। बस्ती की जब बात करते हैं तो इसी बस्ती की सीमा आपके किसी दूसरे अन्य राज्य, अन्य देश के साथ नहीं लगती है, बल्कि आपके प्रदेश के साथ लगती है। तो इसको हम अंतराधीन अर्थात अपने इन बाउंड्री की संज्ञा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्न जिलों में से क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, बनारस, जौनपुर, प्रयागराज या फिर आपका गाजीपुर। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, क्योंकि अब देखिएगा हमने कई बार चर्चा किया कि हमारे प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़ है, लेकिन यहाँ हापुड़ नहीं दिया है। आपको हापुड़ के अलावा भी 2-4 जिले के बारे में पता होना चाहिए जो काफी चर्चा में रहा करते हैं। अब अगर जो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार हम चलने की बात करें तो ऑप्शन के अनुसार आपको पता होना चाहिए, जैसे बनारस दे रखा है तो बनारस कहाँ पे, ये रहा आपका बनारस। ठीक है, दूसरा जिला कौन सा है, दूसरा है आपका जौनपुर, तो ये रहा जौनपुर। ठीक है, जौनपुर के अलावा तीसरा है आपका प्रयागराज, तो ये रहा प्रयागराज। और चौथे की जब बात करते हैं तो चौथा आपका गाजीपुर। अब अगर जो आप मैप को कायदे से देखेंगे ना तो उस मैप को देखने के बाद आपको क्षेत्रफल कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो सबसे छोटे जिले के क्षेत्र में कवर हुआ है वो आपका केवल बनारस हुआ है। ठीक है, तो बनारस को ध्यान रखिएगा इस ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, वैसे नहीं, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इन 4 ऑप्शन के अनुसार आपका बनारस क्या हो जाता है, सबसे छोटा जिला हो जाता है। क्लियर, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की जब बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कुल कितना परसेंट है। ठीक है, क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल अगर जो हम देश की बात करें तो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 13.5, 9.4
या फिर 8.4 या फिर आपका 7.33। ठीक है, हमने अभी चर्चा किया कि हमारे देश में क्या होता है, राज्यों के क्रम में इसका चौथा स्थान है। बाकी अगर जो क्षेत्रफल की बात करें तो ये आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल लिए हुए है। और परसेंटेज वैल्यू की जब बात करते हैं तो आपको 7.33% क्या होता है, इसका परसेंटेज आपको देखने को मिलता है। तो इस अनुरूप ध्यान रखिएगा, आपका जो सही जवाब होगा वो आपका डी वाला हो जाएगा, अर्थात 7.33। कितना? 7.33% की जब बात करते हैं तो ये आपके देश का क्या हो जाता है, क्षेत्रफल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पुनः आपके लिए कह रहा है कि निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर देश के साथ लगती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोचिएगा कि हमारे यहाँ पे किसी एक देश की भी सीमा लगती है, लेकिन वो देश कौन सा होता है? अगर इसकी बात करते हैं तो ये हो जाता है भूटान, बांग्लादेश, चीन या फिर आपका नेपाल। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर देश के क्रम में खास करके कौन सा ऐसा देश है, ठीक है, कौन सा ऐसा देश है जो अपनी सीमा क्या करता है, उत्तर देश के साथ साझा करता है? तो इसमें बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि हमारे प्रदेश की सीमा केवल एक देश के साथ, चीन के साथ साझा होती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर जो बात करें तो हमारे प्रदेश की सीमा जो नेपाल के साथ साझा होती है वो किस क्रम में? तो ये होती है कुल 7 जिलों के साथ, और 7 जिले के क्रम में अगर देखा जाए तो ये सीमा होती है 579 किलोमीटर। प्रमुखता से ये 7 जिलों की बात करते हैं तो इसको भी ध्यान रखिएगा, कौन कौन से? तो आपका पीलीभीत के अलावा लखीमपुर खीरी, साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो यही पे ध्यान रखिएगा आपका बहराइच, पुनः श्रावस्ती, इसके अलावा बलरामपुर, फिर आपका सिद्धार्थनगर और साथ ही साथ आपका महाराजगंज। तो इस तरीके से 7 जिले ऐसे होते हैं जो अपनी सीमा को क्या करते हैं, अपने क्रम में खास करके उत्तर प्रदेश के साथ साझा करते हैं। ठीक है, तो नेपाल देश की सीमा 7 अलग अलग जिलों के साथ क्रम से 579 किलोमीटर। देखा जाए तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, इनके साथ इसकी सीमा साझा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, किसे क्या करा है, किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में सम्मिलित किया गया? क्या करा है? एनसीआर की जब बात करते हैं तो उस एनसीआर के 32वें और एनसीआर के 8वें जिले के रूप में किसको सम्मिलित किया गया? अगर जो इसकी बात करें तो शामली को, अलीगढ़ को, आगरा को या फिर आपके मथुरा को। ठीक है, एनसीआर आप भी जानते हैं। नेशनल कैपिटल रीजन की जब बात करते हैं तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो आपकी दिल्ली है, उस दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में उसके जो एक तरीके से कह सकते हो कि उसकी जो परिधि होती है, उस परिधि के साथ पड़ने वाले जो जिले होते हैं उन्हीं को इसमें सम्मिलित किया गया है। और इसमें अगर जो देखा जाए तो हमारे प्रदेश से भी क्या है, आपके 8 जिले प्रमुखता से चयनित किए गए हैं। अब इन 8 जिलों की जब बात करते हैं तो ये 8 जिले कौन से हैं आप भी जानते हैं, हमने पीछे चर्चा भी किया था, खास करके कुछ इस तरीके से। कौन कौन से? तो यहाँ पे आपका शामली के बाद आपका मुजफ्फरनगर, फिर आपका बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और आपका बुलंदशहर। ठीक है, लिख भी सकते हैं आप चाहें तो। कौन कौन सा? शामली, इसके अलावा मुजफ्फरनगर, शामली, पुनः आपका मुजफ्फरनगर, इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका क्या हो जाता है, बागपत के अलावा मेरठ, बागपत और फिर आपका मेरठ, साथ ही साथ गौतम बुद्ध नगर और आपका गाजियाबाद। क्या हो जाता है? गौतम बुद्ध नगर और फिर आपका गाजियाबाद। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कौन? 2 जिले और हैं, 2 जिले हैं जो आपके, वो आपका एक तो है अलीगढ़ और अलीगढ़ के अलावा आपका अमरोहा। ठीक है, ये भी इसमें सम्मिलित है। क्लियर? ठीक है,
तो ये आपके 8 जिले क्या हो जाते हैं, इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अब जाहिर सी बात है जो आपका 8वां जिला चयनित किया गया है वो कौन सा है, तो आपका होता है शामली। कौन सा? शामली की जब बात करते हैं तो शामली को सन 2008 में, कब? शामली की जब बात करते हैं तो शामली को 2008 में इस एनसीआर के 8वें जिले के रूप में चयनित किया गया था। ठीक है, 8वें जिले की जब बात करते हैं तो इस 8वें जिले के रूप में एनसीआर को प्रमुखता से क्या किया गया था, आपके प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया गया था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। क्लियर है, कह रहा है 6, 7, 8 या फिर 9। अब यहां पे आप भी जानते हैं हमारे प्रदेश की जो सीमा लगती है वो एक देश के साथ, और ये देश है नेपाल। बाकी 8 राज्य, 8 राज्य के अलावा एक आपका केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो हमारे प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, क्योंकि यहाँ पे कुल कितने राज्यों की बात की गई, तो अगर जो कायदे से देखा जाए तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका 9। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं 8 तो राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। अगर जो उसकी बात करते हैं तो उसका क्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 7 नहीं होगा, यहाँ पे 9 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या किया गया है, इसको प्रमुखता से ऐड भी किया गया है। ठीक है, हापुड़ और बुलंदशहर की जो बात कर रहे हो ना, हापुड़ और बुलंदशहर, अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ का, ओहो, शामली हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, बागपत हो गया, मेरठ हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, गाजियाबाद हो गया। ठीक है, क्लियर है। अच्छा ये अलीगढ़ और अच्छा माफ करिएगा, क्योंकि अलीगढ़ और अमरोहा को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, अलीगढ़ और अमरोहा को शामिल करने का प्रस्ताव था। ये 2 छोटे से थे, इसमें दिख ना रहे थे। कौन सा? एक आपका हापुड़ और आपका बुलंदशहर। ठीक है, हापुड़ और बुलंदशहर की जब बात करते हैं तो ये इसमें शामिल है, हापुड़ और आपका बुलंदशहर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जिसने बताया। ठीक है, नाम तो हम ना देख पाए, लेकिन फिर भी जिसने अपडेट कराया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमने इन 2 जिलों को छोड़ दिया था, वो एक्चुअली बीच में बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, दूर से ना दिख रहे थे, तो इस कारण से। ठीक है, हापुड़ और बुलंदशहर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साहब जिसने भी अपडेट कराया। क्लियर है, तो ये 8 जिले थे। क्लियर है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे सीमाओं को आधारित करते हुए, तो आपके 9 जिले प्रमुख रूप से देख मिलते हैं। नेक्स्ट अगर जो देखा जाए तो निम्न में से किस देश की सीमा आपके नेपाल के साथ प्रमुखता से लगती है। ठीक है, नेपाल के साथ अगर देखा जाए तो हमारे प्रदेश की सीमा किसके क्रम में देखने को मिलती है, प्रमुखता से गोरखपुर के साथ, और गोरखपुर के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे महाराजगंज, बलिया या फिर बस्ती। ठीक है, 8 या 9 में कंफ्यूजन है। देखिएगा, अगर जो यहाँ पे कह सकता है, ठीक है, यहाँ पे कुल की बात की गई है। ठीक है, कुल के बारे में पूछा गया है, लेकिन अगर जो आपने इसने अलग करके पूछ लिया कि इनमें से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो ये कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा केंद्र शासित को छोड़ने के बाद 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो इसमें दोनों ऑप्शन लगा लेते हैं, कोई दिक्कत ना, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा हमारे लिए जो एग्जैक्ट जवाब होना चाहिए इस ऑप्शन के अनुसार वो कितने राज्य। तो जाहिर सी बात है ये भी एक राज्य ही तो होता है, तो 8 और 9 मिला के कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर जो कायदे से पूछा कि केवल राज्यों के साथ तो 8 होंगी, और अगर जो कुल पूछेगा मतलब केंद्र शासित और राज्य को मिला के तो आपके 9 हो जाएंगे, और केंद्र शासित को छोड़ के पूछेगा तो आपका 8 हो जाएगा। क्लियर चलेगा। यहाँ पे बात किया जा रहा है सीमा के क्रम में, तो सीमा किसके साथ लगती है, तो जाहिर सी बात है अभी हमने चर्चा किया था कि हमारे प्रदेश की सीमा नेपाल के क्रम में कुल 7 जिलों के साथ देख मिलती है, खास करके पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, इसके अलावा बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो इस तरीके से महाराज की सीमा क्या होती है, आपके नेपाल के साथ लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुंदेलखंड को आधारित करते हुए कि निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा जिला आपके बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है, और अगर इसकी बात करते हैं तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्योंकि बुंदेलखंड के बारे में आप भी जानते हैं और कई बार बताया भी और समझाया भी, और आपको कल हमने इसको एक्सप्लेन भी किया था कि हमारे प्रदेश में जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो किस तरीके से है। तो ये आपको देख मिलता है यहाँ पे, ये हमने इंगित करके बताया भी था कि हमारे प्रदेश में जब बुंदेलखंड की बात करते हैं तो कुल 7 जिले क्या होते हैं इसके अंदर आपको देख मिलते हैं। इन 7 जिलों की जब बात करते हैं तो कौन कौन से, तो आप भी जानते हैं बड़े स्तर पे जालौन, साथ ही साथ आपका झांसी, झांसी के अलावा ललितपुर, इसके अलावा हमीरपुर,
हमीरपुर, साथ ही साथ महोबा, हमीरपुर, महोबा, इसके अलावा बांदा और बांदा के अलावा चित्रकूट। चूंकि हमने इसकी संकल्पना भी बताई थी कि जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो कुल 14 जिलों से मिलकर बना है, जिनमें से 7 जिले हमारे उत्तर प्रदेश से हैं और 7 जिले आपके मध्य प्रदेश से हैं। तो यहाँ पे कुल 7 जिले क्या हो जाते हैं आपके देखे मिलते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कौन सा जिला ऐसा है जो आपके इसमें है, तो आपका जाहिर सी बात है महोबा इसके अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, तो महोबा की जब बात करते हैं तो महोबा आपके इसका क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। क्या करा है, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, लाल मिट्टी मुख्य कहाँ पाई जाती है, आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, सीता, बाराबंकी या फिर मिर्जापुर, झांसी। ठीक है, तो लाल मिट्टी प्रमुख रूप से कहां पाई जाती है। लाल मिट्टी जाहिर सी बात है एक ऐसा क्षेत्र जहां पे क्या होगा, कहीं न कहीं आपको पठारीय क्षेत्र देखने मिलेगा और जो मिट्टी क्या हुई है पर्वतों के टूटने से बनी हुई है। तो जाहिर सी बात है हमारे प्रदेश में जो मिर्जापुर और झांसी का लोकेशन है, कौन सा, ये जो मिर्जापुर और झांसी का लोकेशन है, क्योंकि ये क्या हो जाता है पर्वत पठार के टूटने के कारण बुंदेलखंड क्षेत्र में हो जाता है, उस कारण से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश में अवनालिका अपर्दन क्या करा है। प्रदेश में अवनालिका अपर्दन की जब बात करते हैं तो इसका सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है, मेरठ, गोरखपुर, इटावा या फिर आपका फर्रुखाबाद। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के क्रम में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के क्रम में इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। और इसकी जब बात करते हैं अवनालिका अपर्दन तो ध्यान रखिएगा अवनालिका अपर्दन जो सबसे प्रभावित जिला होता है वो आपका कौन सा है, तो हमने पीछे भी चर्चा किया था इटावा जिला। कौन सा, इटावा जिले की जब बात करते हैं जो कि आपके गली इरोजन अर्थात अवनालिका अपर्दन से प्रभावित सबसे ज्यादा प्रभावित जिले के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से वायु अपर्दन से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला कौन सा है। ठीक है, वायु अपर्दन की जब बात करते हैं तो वायु अपर्दन का सबसे ज्यादा प्रभावित जिला कौन सा होगा, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या फिर दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, क्लियर। इसकी जब बात करते हैं तो इसका सही जवाब क्या होगा कि वायु अपर्दन अर्थात हवा के माध्यम से जो हमारी मिट्टी की परत एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चली जाती है, तो ये बड़े स्तर पे कहाँ देख मिलती है। और जाहिर सी बात है कल ही हमने चर्चा किया था कि हमारे प्रदेश में 4 लोकेशन है जहाँ पे 4 प्रकार के क्या होते हैं आपके प्रभाव देख मिलते हैं। जैसे अवनालिका अपर्दन की जब बात करें, ठीक है, अवनालिका अपर्दन, तो अवनालिका अपर्दन कहाँ पे, तो आपके इटावा जिले में। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो हम समतल क्षेत्र की बात करते हैं और समतल क्षेत्र में जो आपका वायु अपर्दन होता है वो आपके मध्य भाग में, कहाँ पे, मध्य भाग में प्रमुखता से। जबकि हम जलीय अपर्दन के स्वरूप में अगर बात करें तो जलीय अपर्दन में खास करके बाढ़, और बाढ़ की जब बात करते हैं तो आपका पूर्वांचल इससे बड़ी मात्रा में फेमस करता है और पूर्वांचल के साथ आपका जो तराई का लोकेशन है। ठीक है, बाकी को देखा जाए तो हमारा जो वायु के द्वारा अर्थात हवा के माध्यम से अपर्दन होता है वो आपके पश्चिमी क्षेत्र में, और पश्चिमी क्षेत्र में जो प्रभावित जिला है वो आपका होता है आगरा, और आगरा के अलावा मथुरा। कौन सा, आगरा और आपका मथुरा, ये 2 जिले क्या हो जाते हैं इसमें काफी फेमस हो जाते हैं। ठीक है, तो पश्चिम क्षेत्र चूंकि यहाँ पे क्या होता है थार का जो रेगिस्तान है, उस थार के रेगिस्तान के नाते बड़े स्तर पे क्या हो जाता है आपके हवाएं चलती रहती हैं, तो इसी कारण से हमारा जो पश्चिमी क्षेत्र होता है जिसमें आगरा और मथुरा प्रमुख रूप से देखने मिलता है, तो वहां पे इसका प्रभाव देखने मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में संतरे की पैदावार क्या करा है। राज्य में अगर जो हम संतरे की पैदावार करें तो संतरे का पैदावार आपको प्रमुख रूप से कहां पे देखने मिलेगा, किसकी, संतरे की बात करते हैं तो संतरे का पैदावार करने वाला सबसे प्रमुख जिला कौन सा है, संतरा। ध्यान रखिएगा संतरा इन द सेंस जिसको हम अपने शब्दों में रसीले फल की भी संज्ञा दे सकते हैं। क्या बोलते हैं, रसीले फल की भी संज्ञा दी जाती है। और ये जो रसीले फल उत्पादित होते हैं इस क्रम में ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारे प्रदेश में एक क्षेत्र पड़ता है भांवर क्षेत्र, और भांवर में क्या होता है कंकड़ पत्थर होता है, और कंकड़ पत्थर होने के नाते यहाँ पे बड़े बड़े पौधे नहीं बल्कि झाड़ी जैसी पौधे की संरचना देखने को मिलती है। बरसात के समय पे यहाँ बारिश होती है, गर्मी के समय पे यहाँ पे हल्की गर्मी पड़ती है, और साथ ही साथ हमें देखा है कि सर्दियों में क्या होता है पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से, किसके माध्यम से, पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से भी क्या होता है यहाँ पे हल्की सी बौछार आपके सर्दियों में देखने को मिलती है। ठीक है, हल्की बौछार क्या हो जाती है आपके सर्दियों में देखने मिलती है, और इसी कारण से यहाँ पे सर्दियों में या गर्मियों में रसीले फलों की संख्या बहुतायत मात्रा में, चाहे वो संतरा हो,
चाहे मौसमी हो, ठीक है, चाहे वो संतरा हो, चाहे मौसमी हो, या फिर आपका लीची हो, या इसी के साथ आपका आम हो जाए, या यहीं पर अगर बात करें तो आपका नींबू हो जाए। तो इन तरीके से जितने भी आपके रसीले फल होते हैं उन सबका उत्पादन आपके सबसे दक्षिणी उत्तरी जिले अर्थात सहारनपुर की जब बात करते हैं तो सहारनपुर में इसका क्रम देखने को मिलता है, ठीक है। तो संतरे की पैदावार बड़े स्तर पे आपके सहारनपुर में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलोढ़ मृदा जो हमारे प्रदेश में पाई जाती है, इस जलोढ़ मृदा को पूर्वी भाग में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्रदेश के अंतर्गत आप भी जानते हैं एक मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मृदा, और जलोढ़ मृदा की जो खासियत होती है वो क्या होती है, चूंकि ये नदियों के द्वारा लाई गई नई मिट्टी होती है, और नदियों के द्वारा लाई गई नई मिट्टी की जब बात करते हैं तो इसमें जल धारण करने की क्षमता अच्छी होती है, और जल धारण करने की बात करते हैं तो इस मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो अच्छी ही है, लेकिन साथ ही साथ इसकी अगर बात करते हैं तो इस मिट्टी में अगर जो बात करते हैं तो इसका दो क्षेत्र आपको विशेषतः देखने मिलता है। एक तो जब नदी किनारे की बात करते हैं तो नवीन जो मृदा होती है उस नवीन मृदा को हम क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, ठीक है। जबकि जो पुरानी मिट्टी हो जाती है खास करके प्राचीन टाइप की उसको हम बांगर मृदा बोलते हैं। लेकिन अब अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये तो नवीन और खादर नदियों किनारे विशेष होते हैं, लेकिन जब पूर्वांचल क्षेत्र में चले जाएंगे पूर्वांचल की तरफ तो उस पूर्वी भाग में इसे क्या नाम दिया जाता है, तो एक लोकल नाम दिया जाता है, क्या बोलते हैं इसे, उपरहार मृदा बोलते हैं। प्रकृति के द्वारा दिया गया उपहार इसे बोला जाता है, ठीक है। तो उपरहार मृदा इसको पूर्वी भाग में बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेल मृदा, और इस करेल मृदा की जब बात करते हैं तो ये करेल मृदा किस एक मिट्टी का दूसरा नाम है, ठीक है। करेल मृदा की जब बात करते हैं तो ये करेल मृदा किस मिट्टी का एक अन्य नाम है, ठीक है। मिट्टी के क्रम में करेल मृदा किसका एक अन्य नाम है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, धूसर मिट्टी, पीली मिट्टी, हरी मिट्टी, या फिर गोरी मिट्टी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, का सही जवाब क्या हो जाएगा। और देख लो यहां पे कोई समस्या हो, सच्ची बता रहे हैं आज मतलब दिल खुश हो गया क्योंकि कोई निगेटिव कमेंट ना दिख रहा है। ऐसे होनी चाहिए पढ़ाई, ऐसे होनी चाहिए तन्मयता के साथ पूरी तरीके से। चलिए यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा, खास करके जब बात करें कि करेल मृदा को किस एक नाम से जानते हैं, और इस करेल मृदा की जब बात करते हैं तो हम अपने यहाँ पे काली मिट्टी को करेल मृदा भी कहा जाता है, इसको हम कपासी मृदा भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम कपासी मृदा भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, कपासी मृदा भी बोलते हैं। कपासी के अलावा इस करेल को खास करके अपने यहाँ पे एक नाम और दिया जाता है जिसको हम रेंगुर मृदा भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, रेंगुर मृदा भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पे जो काली मिट्टी होती है उसे कपासी मृदा, करेल मृदा और रेंगुर मृदा ये इसके अलग अलग नाम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसान की मौत, अगर जो इसकी बात करें तो ये किसान की मौत का संबंध किससे है, ठीक है। अवनालिका अपर्दन से, जलीय अपर्दन से, वायु अपर्दन से, या फिर समतल क्षेत्र के जो आपके अपर्दन होते हैं उससे, ठीक है। तो किसान की मौत का संबंध आपको किससे देखने को मिलता है, ठीक है, किसान की मौत। और इस किसान की मौत की जब बात करते हैं तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, किसान की मौत का क्रम किसके रूप में देखने मिलता है, अवनालिका, जलीय, वायु या फिर समतल क्षेत्र में परत अपर्दन। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब जो होता है वो ध्यान रखिएगा वो हो जाता है आपका समतल क्षेत्र वाला। हमने पीछे बताया भी था क्योंकि समतल क्षेत्र में जो आपका अपर्दन होता है ये किसान समझ नहीं पाता, और ना समझी में क्या होता है उसके क्षेत्र की जो मिट्टी होती है वो उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो इस कारण से इसको हम समतल क्षेत्र का अपर्दन के रूप में जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे प्रदेश में जो बारिश का स्वरूप होता है और उस बारिश की जब बात करते हैं तो आप सुन भी सकते हैं इसको कि सुन 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 बरसात की धुन, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 75 से 80% बारिश होती है इस टाइम पे। लेकिन ये जो बारिश होती है वो किस माध्यम से, क्या पश्चिमी विक्षोभ से होती है, बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसून से होती है, अरब सागर से उठने वाली मानसून से होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बरसात की जब बात करते हैं तो हमने बताया भी था कि जो मानसून का क्रम होता है वो जब इधर की तरफ चलता है तो ये दो शाखाओं में छूट जाती है, एक होती है अरब वाली शाखा और दूसरी होती है बंगाल की खाड़ी वाली। जनरली क्या होता है हमारे यहाँ पे अरब वाली शाखा से बिल्कुल बारिश नहीं होती है, जो बारिश होती है वो बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून के द्वारा प्रमुखता से बारिश का स्वरूप देखने मिलता है, ठीक है। और इसको ही हम अपने यहाँ पे क्या नाम देते हैं, पूर्वाभिनाम देते हैं, ठीक है, पूर्वाभिनाम दिया जाता है। इसको हम मानसूनी बारिश भी कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, मानसूनी बारिश भी कहते हैं। लोगों का कहना भी रहता है कि मानसून आ चुका है। तो इसकी जब बात करते हैं तो इसका सही जवाब आपका बी वाला हो जाएगा,
अर्थात बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून के द्वारा हमारे प्रदेश में अधिकतम वर्षा होती है 75 से 80%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है। पुनः उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो हमारे प्रदेश में जो सबसे ज्यादा वर्षा का स्वरूप होता है वो किस माध्यम में देखने मिलता है? लखनऊ में, बरेली में, लखनऊ में या फिर आपके मेरठ में। ठीक है। गोरखपुर, बरेली, लखनऊ या फिर मेरठ, कहां पे आपको सबसे ज्यादा वर्षा का स्वरूप देखने को मिलता है? और जाहिर सी बात है जब हम बरसात की बात करें तो बरसात का जो सबसे ज्यादा प्रारूप होता है वो आप भी जानते हैं कि आपके गोरखपुर में। गोरखपुर की जब बात करते हैं जहां पे पूर्वा अर्थात मानसूनी बारिश के माध्यम पे, मानसूनी बारिश के प्रभाव के स्वरूप में क्या होता है, हमारे यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से आने वाला जो मानसून होता है उसके माध्यम से सबसे ज्यादा मानसूनी वर्षा देखने को मिलती है। और इस बरसात की जब बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे 75 से 80% बारिश ये आपको मिलती है, जहां पे बरसात के क्रम में 184.4 सेंटीमीटर क्या हो जाता है, ये आपके गोरखपुर में प्रदेश का सबसे ज्यादा बरसात होता है। क्लियर है? चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है कि प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहां होती है? ठीक है। प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहां होती है? पीलीभीत, सोनभद्र, मथुरा या फिर आपके कानपुर में। ठीक है। तो आपके प्रदेश में सबसे कम बरसात कहां पे होती है अगर इसकी बात की जाए? ठीक है। आपके प्रदेश में सबसे कम बरसात कहां पे होती है? इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए, यहाँ पे सबसे कम बारिश की जब बात करते हैं तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो जाहिर सी बात है जब सबसे ज्यादा बारिश आपके गोरखपुर में हुई तो सबसे कम बारिश आपके मथुरा में हो जाती है। कितना? यहाँ पे होती है 54.4 सेंटीमीटर। कितना? 54.4 सेंटीमीटर की जब बात करते हैं तो हमारे प्रदेश में सबसे कम बरसात का स्वरूप यहाँ पे देखने मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलीय अपर्दन से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा होता है? ठीक है। प्रदेश के अंतर्गत देखा जाए तो जलीय अपर्दन से सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है वो कौन सा है? तराई वाला, बुंदेलखंड के क्रम में देखा जाए या फिर आपके मध्य मैदान की बात करें या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो प्रदेश की जब बात करते हैं तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अरे बाप रे बाप, इनके यहाँ पे पानी बरस रहा तो छाता उता लेके बैठियो, नहीं ठंडी महीना पता चले ठंडी लग जाए। आवाज नहीं आ रही है, ये केवल आपकी समस्या है, बाकी तो किसी ने ना बोला। ठीक है। तो आप एक बार क्या करिए, उसको खास करके अपने पेज को रिफ्रेश कर लीजिए। क्लियर? चलिए, जलीय अपर्दन की जब बात करते हैं तो जलीय अपर्दन से प्रभावित जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र होता है वो कौन सा है? तो जाहिर सी बात है हमने अभी तराई क्षेत्र के बारे में चर्चा किया कि हमारे प्रदेश का जो तराई वाला क्षेत्र है वहां पे क्या होता है? बाढ़ आती है। और बाढ़ के नाते क्या होता है, हमारा जो तराई वाला क्षेत्र है खास करके पूर्वांचल वाला क्षेत्र, वहां पे क्या होता है? आपको जलीय अपर्दन देखने मिलता है। कौन सा? जलीय अपर्दन, अर्थात पानी के माध्यम से जो मिट्टी का कटाव होता है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो पूर्वांचल में खास करके तराई वाले क्षेत्र में पानी के बढ़ाव के स्वरूप खास करके ये आपको देखने मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी प्रमुखता से पाई जाती है। ठीक है। तो ये लाल मिट्टी कहां पाई जाती है? झांसी, सोनभद्र, मिर्जापुर या फिर आपका उपरोक्त सभी। ठीक है। तो लाल मिट्टी आपके प्रदेश में कहां पे पाई जाती है? खास करके अगर जो इसकी बात करें, क्लियर, लाल मिट्टी, और इस लाल मिट्टी की जब बात करते हैं तो हमारे प्रदेश में कहां पे पाई जाती है? विशेषतः झांसी, सोनभद्र, मिर्जापुर या फिर उपरोक्त सभी। लाल मिट्टी, और इस लाल मिट्टी का जो क्रम होता है जनरली आप भी जानते हैं, हमने पीछे भी चर्चा किया कि जो पत्थर वगैरह होती हैं, पर्वत पठार, उन्हीं के टूटने के कारण क्या होता है? इनका निर्माण होता है। तो क्रम से अगर देखा जाए तो हमारा झांसी भी है, सोनभद्र भी है और मिर्जापुर है, अर्थात उपरोक्त सभी की जब बात करते हैं तो इन सारे लोकेशन में क्या हो जाता है? जो पठारी भाग से संबंधित है वहां पे क्या हो जाता है? ये आपको प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट का जो देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, काली मृदा, और काली मृदा की जब बात करते हैं तो ये काली मृदा प्रमुख रूप से कहां पर पाई जाती है? ठीक है। काली मृदा की जब बात करते हैं तो काली मृदा प्रमुखता से कहां पे पाई जाती है? बुंदेलखंड, कानपुर, गोरखपुर, महोबा। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा? काली मृदा जो आपके प्रदेश में पाई जाती है उसे मुख्य रूप से अगर जो देखे जाए तो किस क्षेत्र में प्रमुखता से देखने को मिलती है?
बुंदेलखंड में, कानपुर में, गोरखपुर में या फिर आपके महोबा में? काली मिट्टी। और जाहिर सी बात है काली मिट्टी का जो स्वरूप होगा वो आपके पठारी भाग, और पठारी भाग के अलावा अगर देखा जाए तो जो आपका झांसी का लोकेशन, महोबा का लोकेशन, हमीरपुर हो गया, और यहीं पे देखा जाए तो ललितपुर जो हो गया, तो इन सब लोकेशन में प्रमुखता से पाया जाता है। तो यूँ कह सकते हैं कि आपके लगभग लगभग यह जो आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र होता है, इस बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि बंजर भूमि का हम पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो बंजर भूमि होती है इसको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? उर्वरक का प्रयोग करके, पानी का प्रयोग करके उसका पुनः सुधार नहीं हो सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जब हम बंजर भूमि की बात करते हैं तो इसको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या? पानी का प्रयोग करके, उर्वरक का प्रयोग करके, या फिर ये इस्तेमाल हो ही नहीं सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्लियर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बंजर भूमि का पुनः इस्तेमाल। बंजर भूमि के पुनः इस्तेमाल की जब बात करते हैं तो आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे उर्वरक, क्योंकि प्रदेश की लगभग लगभग क्या होती है, आपकी 10% जमीन ऐसी होती है जो क्या हो जाती है, आपके इस क्रम में देख मिलती है। लेकिन हमने पीछे भी देखा था कि हम अगर जो इसमें उर्वरक का इस्तेमाल करें तो उर्वरक का इस्तेमाल करके हम इस जमीन को क्या कर सकते हैं, फिर से एक बार इस्तेमाल करने योग्य बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंजर भूमि को एक और नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो बंजर भूमि है इसको एक और नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये नाम क्या होता है? बंजर भूमि का एक और नाम होता है। तो सामान्यतः आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे बंजर भूमि के अलग अलग संदर्भ होते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो इसको हम अपने लोकल में रेह भी बोलते हैं। रेह के अलावा अगर देखा जाए तो इसको कल्लर भी बोला जाता है, और कल्लर के अलावा अगर बात करें तो इसको हम बंजर भी नाम देते हैं। ठीक है, तो रेह, कल्लर और बंजर ये क्या होते हैं? हमारे यहाँ पे बंजर भूमि के लोकल नाम होते हैं। तो इसका में आप देख सकते हैं कौन सा है, ये आपका ए वाला हो जाता है कल्लर। कल्लर की जब बात करते हैं तो ये कल्लर, ये बंजर भूमि का क्या होता है, एक और नाम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी आपके प्रदेश में प्रवेश करती है, लेकिन कहां से? ठीक है, गंगा की अगर बात करते हैं तो जब गंगा प्रवेश करती है तो ये आपके प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? ठीक है, तो गंगा नदी आपके प्रदेश में तो प्रवेश करती है, लेकिन प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? ठीक है, कहां से ये आपके प्रवेश करती है? बिजनौर, सहारनपुर, देवप्रयाग या फिर आपके पीलीभीत से? गंगा नदी प्रवेश तो करती है, लेकिन आपके प्रदेश में कहां पे प्रवेश करती है? इसका सही जवाब क्या होगा? बिजनौर, सहारनपुर, देवप्रयाग या फिर आपके पीलीभीत में। गंगा नदी। और गंगा की जब बात करते हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा, ये जो गंगा नदी है वो आप भी जानते हैं कि हमारे प्रदेश में एक जिला पड़ता है बिजनौर, और उसी बिजनौर से क्या करती है, ये आपकी प्रवेश करती है। ठीक है, तो बिजनौर की जब बात करते हैं तो इस बिजनौर से विशेष ध्यान रखिएगा, गंगा नदी का प्रवेश आपके प्रदेश में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद में कितनी नदियों का संगम होता है? क्या आप जानते हैं? उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद है वहां पे कितनी नदियों का संगम होता है? अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे 5, 3, 4 या फिर कोई नहीं। ठीक है, इलाहाबाद की बात करते हैं तो इलाहाबाद में कितनी नदियों का संगम प्रमुखता से होता है? तो आप भी जानते हैं इलाहाबाद में कुल जो नदियां मिलती हैं, पहली तो होती है, एक है गंगा नदी, दूसरी होती है आपकी सरस्वती नदी, दूसरी सरस्वती, बताओ सरस्वती ना लिखने आ रहा है, सरस्वती नदी। ठीक है, और तीसरी होती है आपकी यमुना नदी। तो इस तरीके से 3 अलग अलग नदियां मिलती हैं, और जाहिर सी बात है कि नदियों के मिलने को ही हम संगम कहते हैं, तो ये आपका हो जाता है 3। ठीक है, तो 3 की जब बात करते हैं तो यहाँ पे 3 नदियों का संगम प्रमुखता से आपको देख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यमुना नदी आपके प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? यमुना की अगर बात करते हैं तो यमुना नदी आपके प्रदेश में कहां पर प्रवेश करती है? ठीक है, बिजनौर में, कुशीनगर में, सहारनपुर में या फिर आपके पीलीभीत में। ठीक है, तो प्रदेश के क्रम में यमुना नदी कहां प्रवेश करती है? संख्या
इसका सही जवाब क्या होगा कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पे यमुना नदी प्रवेश करती है। और जाहिर सी बात है यमुना की जब बात करते हैं तो हमने बताया भी था कि आपका फिर जो सहारनपुर जिला है तो इसी सहारनपुर जिले में एक जगह पड़ता है फैजाबाद। ठीक है, तो इस फैजाबाद की जब बात करते हैं तो इस फैजाबाद में आपका क्या होता है, आपके यमुना नदी का प्रवेश हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हमने कल ही चर्चा किया था, ये एक्सेप्शन है तो इसके क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की जब बात करते हैं तो इस पार से होकर के कौन सी नदी गुजरती है, कौन सी नदी आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, प्रमुखतः से रामगंगा, यमुना, गंगा या फिर आपके गंडक। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपके प्रदेश में जब हम नदियों के गुजराव की बात करते हैं तो कौन सी नदी इससे होकर के गुजरती है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और अगर इसकी बात करते हैं तो इसका सही जवाब गंगा, रामगंगा, गंडक या फिर यमुना। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से विशेष ध्यान रखिएगा, आपकी नदी हो जाती है रामगंगा। हमने कल ही चर्चा किया था कि जो आपका बरेली और मुरादाबाद शहर है वो भी आपके इसी के किनारे है, रथवाहिनी नदी होता है, तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर के गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारदा नदी का एक अन्य नाम है। ठीक है, शारदा नदी को हम एक और नाम से जानते हैं और ये नाम इसका क्या है। ठीक है, शारदा का एक और नाम है लेकिन ये नाम क्या है, कर्णाली है, काली है, शारदा है या फिर आपका घाघरा है। ठीक है, शारदा नदी का एक और नाम है लेकिन ये नाम क्या है, कर्णाली, काली, शारदा या फिर आपका घाघरा। टाइम ओवर हो गया, अरे वाह भाई वाह, बिल्कुल अब खत्म भी है, परेशान मत हो, अंतिम क्वेश्चन चल रहा है क्योंकि 45 क्वेश्चन हम लेकर आए थे। ठीक है, शारदा की जब बात करते हैं तो इस शारदा का नाम क्या होता है, तो शारदा आप जनरली जानते हैं, शारदा को हम अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं, खास करके जब हम बोलते हैं क्या बोलते हैं तो इसे कर्णाली नदी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको कर्णाली नदी भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए अंतिम कि कन्नौज किस एक शहर के किनारे स्थित है, क्या करा है, कन्नौज की जब बात करते हैं तो ये कन्नौज किस एक नदी के किनारे स्थित है। और बिल्कुल इसमें समय जाया ना करेंगे क्योंकि बिल्कुल आप जानते हैं कि कन्नौज क्या होता है, कन्नौज आपकी गंगा नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि आपने पीछे भी पढ़ा था कि एक नदी है जिसका नाम है रामगंगा और ये रामगंगा क्या करती है, रामगंगा कन्नौज के पास आकर के, कहां पे, कन्नौज के पास आकर के क्या करती है, ये आपकी गंगा नदी में मिल जाती है। कहां पे, गंगा में मिल जाती है। तो इस तरीके से आप क्लियर हो गए कि गंगा नदी के किनारे आपका कन्नौज शहर स्थित है। क्लियर है, तो आज का संदर्भ यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा क्योंकि आपकी बड़ी ख्वाहिश थी कि खास करके हम जो इतनी चीजों को पढ़ रहे हैं तो इन चीजों का इम्प्लीमेंट कहाँ पे होगा, और इस कारण से क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, तो उसी क्वेश्चन को हमने देखने की बात की। ठीक है, तो आज का सेशन कहीं ना कहीं आपको पसंद आया होगा और रोज की तरीके से हम चीजों को, अलग अलग पहलुओं को देखने की कोशिश किए। हालांकि हमारा संदर्भ था कि हम हर एक पहलू को भी यहाँ पे क्या करें, ऐड करें और विभिन्न तरीके से आपको एक कह सकते हो कि संदर्भ देने की बात की। बाकी को देखा जाए, ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ने की बात करेंगे। ठीक है, और कोई समस्या अगर जो लगती है तो हम बार बार कहते हैं कि आप एग्जामपुर के नंबर पे मिल सकते हैं, और नहीं तो अच्छा काली बोलते हैं, ओहो हो, चलो चलो कोई ना, सबमिट करने से पहले हमसे मिटा देते हैं, तो काली बोलते हैं भैया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है, अब सही है काली। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है, तो यहाँ तक बिंदु क्लियर है। तो आज के संदर्भ को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी अगले दिवस में जब मिलेंगे तो फिर अगले संदर्भों के साथ कंटिन्यू करेंगे जो हमने नदी वाला टॉपिक छोड़ रखा था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।